विश्व का भूगोल में पहला आता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी हम ब्रह्मांड का यदि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं इसे हम ब्रह्मांड विज्ञान कहेंगे। ब्रह्मांड के अंतर्गत तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड को शामिल किया जाता है। ब्रह्मांड में क्या क्या आते हैं? तारे आते हैं, आकाशगंगा आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं और उल्कापिंड आते हैं। ब्रह्मांड ना तो कोई केंद्र है, ना ही कोई आरंभिक किनारा। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जिसे आइंस्टीन ने दिया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन का सिद्धांत है। इसके अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक अंतहीन चक्र के रूप में आबद्ध है। यानी जो गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो एक चक्र के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है स्वतः सृष्टि सिद्धांत, दूसरा है संकुचन विमोचन सिद्धांत या दोलन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, तीसरा है महाविस्फोट सिद्धांत। तो इन 3 सिद्धांतों में महत्वपूर्ण क्या है? इनका प्रतिपादन, अर्थात इनका जो है किसने इनकी खोज किया, इसके बारे में बताया, किस साइंटिस्ट ने बताया, तो ये महत्वपूर्ण है इसमें। तो स्वतः सृष्टि सिद्धांत का जो है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने किया, हरमन बॉन्डी ने। संकुचन विमान सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेज ने किया। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेत्रे ने किया, एब जॉर्ज लेमेत्रे। नेक्स्ट, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो तीसरा सिद्धांत था इसको जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। तो इसके अनुसार जो 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था। इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद जो इसके पदार्थ वो चारों ओर फैल गए और फैलने के बाद यह विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में हमें दिखते हैं। आज भी करोड़ों वर्ष के पश्चात भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन यह एक स्थान पर स्थिर है जिसमें अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर अवस्था में हैं। खगोल वैज्ञानिक को भी यह नहीं पता कि ब्रह्मांड बंद है, जिसका अर्थ है कि इसका फैलाव अंततः बंद हो जाएगा और सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, अथवा यह खुला है, जिसका अर्थ है इसका विस्तार हमेशा होता रहेगा। दैट मीन्स जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको अभी तक ये नहीं पता जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बंद है और इसका फैलाव कंटिन्यू हो रहा है, होता ही रहेगा और इसका विस्तार हमेशा ही होता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा तारों, निहारिकाओं, अंतरकार के पदार्थों का एक क्या है? समूह है, यानी ग्रुप है। इसे हम ग्रुप कह सकते हैं, समूह को। आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है। इसमें बहुत सारे तारे आकाशगंगा में होते हैं और ये गुरुत्व के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को रोके रखते हैं। आकाशगंगा गैस और धूल के तारों का से संगठित है। तो अब हम बात करते हैं आकाशगंगा के प्रकार, यानी कितने प्रकार के आकाशगंगा होते हैं। तो आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सर्पिल आकाशगंगा यानी स्पाइरल, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा इलिप्टिकल, तीसरा है अव्यवस्थित आकाशगंगा इरेगुलर। तो 3 प्रकार के आकाशगंगा होते हैं, सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार, अव्यवस्थित, जो कि कहीं इधर उधर होते हैं। अब जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी भी क्या है? एक आकाशगंगा है। तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। तो मंदाकिनी को हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेघला भी कहते हैं या फिर मिल्की वे भी कहते हैं। तो मंदाकिनी, दुग्ध मेघला, मिल्की, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ये जो आकाशगंगा हैं, ये जो इनकी आकृति है सर्पिलाकार, यानी जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं वो आकाशगंगा सर्पिलाकार है इस टाइप से। और सूर्य जो है, सूर्य इसकी दूसरी भुजा पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। तो व्यास कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का क्या है? एक मापक है, जो हम साइंस में पढ़ेंगे, दूरी का मापक है, दूरी मापते हैं हम प्रकाश वर्ष से। नेक्स्ट करते हैं सूर्य। सूर्य जो केंद्र से लगभग 2/3 बाहर की ओर है। आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2250 लाख वर्षों में लगाता है, यानी 2250 लाख वर्षों में आकाशगंगा का एक, जैसे मतलब ये हमारा आकाशगंगा हो गया, तो यहाँ किसी कोने पे सूर्य होगा। तो ये सूर्य जब पूरे आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? 2250 लाख वर्ष लगाता है। सूर्य की आयु गणना की जाए तो इसने लगभग 30 चक्र पूरे किए हैं, अर्थात
अब तक सूर्य ने 30 चक्र यानी 30 रोटेशन इस तरीके से अपने पूरे किए हैं। अब जो हमारी आकाशगंगा है उसके कुछ निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा भी होंगे। तो पहले में आता है देवयानी। एक पड़ोसी आकाशगंगा हमारी देवयानी, जो कि हमारी मंदाकिनी से 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और अभी हाल में ही लेटेस्ट यानी नवीनतम आकाशगंगा हमें प्राप्त हुआ है, जिसका नाम क्या है, डवार्फ आकाशगंगा, जो कि हमें लेटेस्ट ही प्राप्त हुआ है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो गया, उसके अंदर कोई एक गैलेक्सी हो गया, जैसे कि हमारी ये गैलेक्सी हो गया मंदाकिनी, तो इसके भी कोई पड़ोसी हो गए जैसे देवयानी, और देवयानी के मतलब जो लेटेस्ट भी कोई पाया गया जिसे हम बोलते हैं डवार्फ। तो इस तरीके से कई सारी गैलेक्सियाँ हैं ब्रह्मांड के अंदर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेबुला यानी निहारिका। निहारिका हम किसे कहते हैं, अभी आया था हाल में ही। तो निहारिका जो होता है, आकाशगंगा में स्थित निहारिका क्या होता है, धूल गैस के मेघ होते हैं, यानी बादल होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होती है अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देती है। तो निहारिका कब दिखाई देगी, जब मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं या फिर ज़्यादा दूरी के कारण वस्तुओं से प्रकाश को ढक दिया जाता है। अब कुछ पॉइंट है इसमें से कि लाल दानव रेड जाइंट्स। लाल दानव जो होते हैं मृत्योन्मुख तारे होते हैं, यानी ऐसे तारे जो मरणशील है, जो मरने वाले तारों, उसे हम क्या कहते हैं, मरने वाले तारे जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं, रेड जाइंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो घटने लगता है और लालिमा दिखने लगती है। इसमें क्या दिखती है, लालिमा दिखती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रेड जाइंट्स कहते हैं या फिर लाल दानव कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। नेक्स्ट है वामन तारे। वामन तारे यानी डवार्फ स्टार्स। तो वामन तारे जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं। तो वामन तारे किसे कहते हैं, इन जो सूर्य का जो प्रकाश है उससे क्या हो, कम हो, सूर्य के प्रकाश से क्या हो, कम हो। सूर्य के प्रकाश से जिस तारों का प्रकाश कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, वामन तारे कहते हैं, डवार्फ स्टार्स कहते हैं। नेक्स्ट है युग्म तारे। तो युग्म तारे क्या होता है, बाइनरी स्टार्स। तो गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारे जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, युग्म तारे कहलाते हैं। यानी कोई ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, उससे दो तारे आपस में बंधे हो, परंतु उसमें से कोई एक तारा ऐसा होगा जो कि उससे मंद होगा यानी धीरे होगा। तो इस प्रकार का जो युग्म होता है दोनों तारों का, उसे हम क्या कहते हैं, युग्म तारे कहते हैं। नेक्स्ट है नोवा। नोवा भी क्या है, एक धुंधला तारा है। कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इस प्रकार के तारे को नोवा तारा कहते हैं। तो नोवा क्या है, एक तारा है। इसमें क्या होता है, कभी कभी नोवा क्या है, एक तारा है, इसमें पहले चमक ज़्यादा दिखाई देता है, अत्यधिक होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चमक कम हो जाता है, मंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है, 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। यानी ऐसे तारे जो 20 से अधिक हों मैग्नीट्यूड वाले, उसको हम सुपरनोवा तारे कहेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। तो न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, जो सब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसमें न्यूट्रॉन से युक्त यानी न्यूट्रॉन समझ लो, न्यूट्रॉन जो होता है वो बिखरा होता है, उसी को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। नेक्स्ट है बहुल तारा, मल्टीपल्स स्टार। दो या अधिक तारों के निकाय, दो से अधिक तार यानी जो दो से अधिक तारा हो उसको हम बहुल तारा कहते हैं, मल्टीपल स्टार्स कहते हैं। क्वासर्स, ये क्वासर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वासर्स क्या है, ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ, अर्धतारीय यानी अर्धतारा यानी तारा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्वासर कहते हैं। अर्धतारीय पदार्थ जो होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि इनसे रेडियो तरंगे भी निकलती है। कौन सी तरंगे निकलती हैं, रेडियो तरंगे निकलती हैं, रेडियो तरंगे निकलती है क्वासर से। नेक्स्ट है क्रिस्ट वीवर, ब्लैक होल। तो क्रिस्ट वीवर क्या है, क्रिस्ट वीवर ब्लैक होल, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है, सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ यह सघन हो जाता है। सघन से मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलो इतना कोई चीज़ इसके अंदर अच्छी तरीके से भरा हो, काफ़ी तरीके से, तो सघन हो गया। ठीक है। जब प्रकाश
इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इससे से निकल नहीं पाता है। इस प्रकार यह अंध क्षेत्र, ये जो अंध क्षेत्र होता है, इसको देख नहीं सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। तो अमेरिका के भौतिक शास्त्री जो जॉन व्हीलर ने 1967 में इस शब्द का प्रयोग किया था कि ब्लैक होल क्या होता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो गई? तो ब्लैक होल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। सबसे पहले कि उसका जो भार होता है वो सूर्य के भार से 3 गुना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई कि जो अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री हैं जॉन व्हीलर, इसने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है तारा, स्टार। तारा क्या होता है? तारा जो है उष्ण चमकती हुई गैस का भाग होता है। यानी तारा क्या है? एक तरह से गैस का भाग है, गैस ही जो है वो तारा होता है। और ये किससे उत्पन्न होता है? तारा निहारिकाओं से। किससे उत्पन्न होता है? निहारिकाओं से उत्पन्न होता है। तारे जो हैं आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक हो सकते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं जो हमारा सन है, सूर्य, उससे जो हमारे तारे हैं वो 450 गुना छोटे भी हो सकते हैं या 1000 गुना बड़े भी हो सकते हैं। सूर्य से छोटे या बड़े हो सकते हैं क्या? तारे। और इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से 50 से ऊपर तथा उसके धरातल का तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसका 1/20 से 1/50 तक हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और जो तारे का जो धरातल है उसका जो तापमान होगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो पाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण है तारों का रंग। तारों का रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो तापमान